नमस्कार सभी को। सभी खुश रहें, सभी सफल रहें। ग्रामर की जो सीरीज चल रही है उसमें एक नया टॉपिक लेते हैं आज। बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है आपके लिए भी, और कंपटीशन एग्ज़ाम में सभी उस टॉपिक से रूबरू होते हैं बार बार में, और कई बार वो क्या है कि टॉपिक दिक्कत भी कर देता है। तो आज उस दिक्कत को हल करते हैं और बहुत ही सरलता से उसको समझने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये की जाएगी कि इस क्लास के बाद में वो टॉपिक है वो आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे, सरल लगे। कहने का सीधा सा मतलब है कि हम उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे जिससे कि आपको वो ईजी लगने लग जाए। ईजी लगने लग जाएगा इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास है वो सफल रही। तो उसको शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आपने सुना होगा। टॉपिक मैं आज लेना चाहता हूं आपके साथ, नरेशन नाम से आपने पढ़ा होगा टॉपिक। नॉर्मली उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात है? हाँ, अब सभी के चेहरे पे हंसी खुशी आ गई, इसका मतलब आप जान गए कौन सा टॉपिक है। तो नरेशन है, नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से पढ़ा जाता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से हम नॉर्मली उसको जानते हैं। रीजन क्या है ये एक ही मिनट में आपको समझ में आ जाएगा हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से इसको क्यों जानते हैं। पहले हम अपने वाले मेथड को, अपना जो सिस्टम है उसको कंप्लीट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसके नाम से ही इसका हम उद्देश्य, इसका काम, इसका फंक्शन है वो निकालने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? गुड, शाबाश। तैयार हो सभी? वेरी गुड। देखिए, नरेशन है, नरेशन नरेट शब्द से बना है। नरेट एज ए पार्ट ऑफ स्पीच, ये एक वर्ब होती है, और इस वर्ब का मतलब होता है उल्लेख करना। ये शुद्ध हिंदी का वर्ड है, उल्लेख करना। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्ड के सहारे हम इस टॉपिक का फंक्शन पता कर सकें कि इसका ग्रामर में फंक्शन क्या होता है। क्लियर है? तो हमने देखा कि नरेशन है वो नरेट वर्ड से बना है। नरेट वर्ड एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है उल्लेख करना, शुद्ध हिंदी का वर्ड है। अब हिंदी में उल्लेख करना को सरल भाषा में यदि कहा जाए, या मैं आपसे पूछूं कि भी सरल भाषा में उल्लेख करना को क्या कहते हैं, तो उल्लेख करने का मतलब सिंपली बात में है कि इन छोरियों के लिए, लड़कियों के लिए तो होता है चुगली करना, और सिंपली आपके लिए होता है एक सूचना या कोई तथ्य है, फैक्ट है, वो आप जब एक के पास हो और उसको दूसरे को बताना। हमारे पास कोई सूचना है, एक व्यक्ति है वो सूचना किसी दूसरे को डिलीवर करता है, बताता है, तो उसी को हिंदी में तो कहेंगे उल्लेख करना और इंग्लिश कहेगी नरेट। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया बताना, यानी किसी दूसरे को बताना। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये समझिए कि एक व्यक्ति के पास जो भी तथ्य है, सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसके आदान प्रदान की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। क्लियर बात समझ में आ गई? तो दिमाग में ये बैठा लो कि कोई भी सूचना है या कोई बात है, वो आप जब एक व्यक्ति है वो दूसरे तक उसको डिलीवर करता है, पहुंचाता है, उसको नरेशन कहते हैं, और यही इस टॉपिक में पढ़ा जाएगा। इन तो कोई दिक्कत को नहीं, सोनिया का तो बिल्कुल दिक्कत को नहीं, थानराजी होना चाहिए। कभी बहुत बढ़िया टॉपिक आया है थारे लिए। हाँ तो क्लियर है यहाँ पे? हाँ, थाली भाषा में इन उल्लेख करना है, नहीं चुगली करना। ठीक है जी, मैं थे सिद्ध हस्तो तो थारो ही टॉपिक है, मान लो टॉपिक थारो ही है। प्रॉब्लम ये है कि अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो लड़कियों की तरफ से आएगा, ठीक है, और आपसे ही पूछा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तुमसे पूछूंगा, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि टॉपिक ही तुम्हारा है। तुम सो मत जाना कहीं तुम लड़के सो जाओगे, हाँ हम तो अब मुक्त हो गए। तो हमने देखा कि नरेशन है वो किसी बात को जब हम डिलीवर करते हैं दूसरे तक, तो उसको इंग्लिश में नरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश ग्रामर कहती है कि इस जो बात को एक दूसरे तक पहुंचाना है, ठीक है, उसको दो तरीकों से किया जा सकता है। या मैं कहूं कि बात करने के या बात कहने के ग्रामर आपको दो मेथड देती है, दो तरीके देती है। ठीक है, उसके मैं नाम लिखने जा रहा हूं, फिर आप थोड़ा सा इजी महसूस करोगे। पहला जो तरीका है वो है डायरेक्ट, और दूसरा जो तरीका है वो है इनडायरेक्ट। अब आपको वो जो पहले एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था वो क्लियर हो गया होगा कि नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं। इसी के नाम से इसको जाना जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये बात कहने के अकॉर्डिंग टू ग्रामर दो मेथड हो गए कि किसी बात को डायरेक्ट कहा जा सकता है या उस बात को इनडायरेक्टली कहा जा सकता है।
अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये नरेशन के दो तरीके हैं, या सिंपल भाषा में हमें समझने के लिए ये याद रखना है कि बात जब कही जाती है, सूचना जब दी जाती है किसी दूसरे को, तो वो दो तरीके से दी जा सकती है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। उसी के नाम से फेमस होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्लियर है? दिक्कत? गुड, शाबाश। अब आपको ये समझना है कि ये मेथड कैसे फंक्शन करेगी और ये मेथड है वो कैसे फंक्शन करेगी। ठीक है, देखिए कि डायरेक्ट जब आप किसी को सूचना देते हैं तो इट मीन्स, चलो मैं सिंपली बता देता हूँ, नाराज तो हो मत जाना, है ना, और हो भी जाओ तो मेरा क्या कर लोगे भाई। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, उसका सिंपली है कि डायरेक्ट मैं लड़कों को छोड़ देता हूँ और इनडायरेक्ट मैं लड़कियों की तरफ छोड़ देता हूँ। ठीक है, समझिए इसको कि डायरेक्ट का मतलब होता है कि जैसी सूचना आपको मिली थी उसको एज टू एज, एक वर्ड दे दीजिए, एज टू एज, समझने के लिए, ग्रामर नहीं देती, मैं केवल समझाने के लिए दे रहा हूँ कि लड़कों वाली बात है कि भाई इनके पास एक सूचना आई, उन सूचना को इन्होंने एज टू एज डिलीवर कर दिया दूसरे को, अपने फ्रेंड को जो बताना था वो वैसा का वैसा बता दिया जैसा इसके पास आई थी। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट मेथड है। ये क्या है? डायरेक्ट मेथड है। क्लियर है? अब ये किसके है? लड़कियों की। तो अब लड़कियों के पास कोई बात आए और वो अपनी सहेली को बताएं, फ्रेंड को बताएं, तो पॉसिबल है क्या एज टू एज बता देंगी? ये पॉसिबल है क्या? तुम ही बता दो, चलो पॉसिबल है क्या? हाँ, गुड, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगी? तुम क्या करोगे? कुछ ना कुछ जोड़ने घटाने की कोशिश जरूर करोगे। लूण मिर्च लगाए बिना पार पड़े को नहीं, है ना? हाँ, वो जन्मसिद्ध अधिकार हो गया हमारा कि भाई लूण मिर्च तो लगानी पड़ती थोड़ी। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, समझने की कोशिश कीजिए सिंपली, कि उसका मतलब हो गया कि आपने उसको अपने शब्दों में बदल दिया। समझ में आई? जो ऐसा का ऐसा कहा वो तो हो गया एज टू एज, तो ये तो लड़कों वाला काम हो गया। ठीक है, और लड़कियों ने क्या किया? लड़कियों के पास कोई सूचना आई, उसको डिलीवर करते टाइम इन्होंने क्या कर दिया? उसमें जोड़ गांठ कर दिया, लूण मिर्च लगा दिया। इसका मतलब उन्होंने अपने शब्दों में अपने तरीके से कह दिया। यही तो है ना? ऐसा कैसा कह देंगे फिर मजा क्या आएगा? क्यों रहे? फिर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा बताने का, क्यों टाइम बर्बाद करें? उसमें कुछ जोड़ें, कुछ अपनी तरफ से घटाएं, अपनी तरफ से जोड़ें, कुछ लूण मिर्च लगाएं, तब तो कोई मजा भी आए। गुड। तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने उसको अपने शब्दों में बदल दिया, यानी चेंज कर दिया। उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो जहां भी इन्होंने अपने शब्द में चेंज कर दिया, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि वो इनडायरेक्ट मेथड बन गई। क्या बन गई? इनडायरेक्ट मेथड बन गई। अब समझना सिंपल सी बात है कि ग्रामर कहती है नरेशन का मतलब होता है बात बताना या सूचना देना। क्लियर है? ग्रामर कहती है सूचना देने के आपके पास दो तरीके हैं, एक लड़कों वाला, एक लड़कियों वाला, या सिंपली मैं कहूँ कि भाई एक तो है ऐसा का ऐसा बता दो। ठीक है, जैसा आपके पास आया वैसा का वैसा आपने डिलीवर कर दिया, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नो चेंज। इनडायरेक्ट लड़कियों वाला कहने का मतलब है लड़कियों के पास कोई सूचना आई, इन्होंने सामने वाले के पास पहुंचाने से पहले आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया, अपने शब्दों में उसको बदल दिया, चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट मेथड है। सिंपल सी बात है। क्लियर? इसीलिए इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में आप ज्यादा पहचानते, ज्यादा आपको फेमिलियर लगता है ये टॉपिक। समझ में आ रही बात है? हाँ, मेरे को लग रहा है लड़कियों को ज्यादा समझ में आ रही है बात, क्योंकि उनसे रिलेट कर रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ, शाबाश। हाँ, अभी तक इसमें लिखने वाला इतना ही मैटर था। ये आपको पहले बताया हुआ है कि मैं बार बार नहीं कहूँगा कि लिख लो रहे, ये आपको खुद को समझना है कि कहाँ आपको नोट करना है। क्लियर है? अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, उसको चेंज करने का मेथड क्या होता है, डायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट क्या होता है। ये अभी तक आपने जो सीखा है वो सीखा है केवल है समझना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नॉर्मली मेथड आप जानते हैं, अर्थ के अनुसार लेंगे। तो पहला हम समझने की कोशिश करते हैं अर्थ के अनुसार। तो पहले आपने क्या कहा कि डायरेक्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट का मतलब हम जानते हैं अच्छे से कि सीधा, ठीक है, स्ट्रेट, वो डायरेक्ट होता है। तो
नरेशन में इसको आप लगाने की कोशिश करें, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो सीधी क्या बात होगी, जो आपके पास तथ्य आया था, जो सूचना आई थी, आपने उसको एज टू एज सामने वाले के पास डिलीवर कर दिया, तो इसलिए इसको डायरेक्ट कहा जाता है। क्लियर है, कोई चेंजमेंट नहीं आया। दूसरा आप कहते हैं इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट न जाकर इनडायरेक्टली गया है। तो वही सीधी बात हो गई कि आपके पास सूचना आई, फिर आपने उसको अपने अनुसार वहाँ डिलीवर किया, एज टू एज नहीं करके अपने अनुसार किया है। इसका मतलब आप बीच में क्या हो गए, मीडियम हो गए, माध्यम हो गए, तो वो इनडायरेक्टली चला गया, तो इसलिए इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट। ये तो हो गया मीनिंग के सहारे समझने की कोशिश करना, और आई थिंक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं ग्रामेटिकल। तो देखिए हमारा जो मेन जो मोटो है वो क्या है? मेन है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड पे क्या होता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी चेंज करवाया जाता है। इट मीन्स आपको सीखना है इंटरचेंज, लेकिन इतनी घबराने वाली बात नहीं है। यदि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीख जाते हैं इजीली, तो आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी कन्वर्ट उसको कर सकते हैं, यानी आपको दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी होगा। अब आप समझते हैं कोशिश की डायरेक्ट क्या होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो डायरेक्ट का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब आप कहते हैं कि ग्रामर के अनुसार जो डायरेक्ट है वो क्या होती है। तो आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये आपके पास इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको, जिसको आपको स्पष्ट रूप से क्लियरली दो पार्ट दिखाई देते हैं। एक जो आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद दिखाई दे रहा है, कैदी है बेचारा, एक है स्वतंत्र जो बाहर दिखाई दे रहा है। दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यदि ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसी है आपके सामने वाक्य का, तो आप कहेंगे कि ये भी डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? अब इसको हम डीपली निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक पार्ट तो ये हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, तो इसका नामकरण कर दें। चलो भी इसका नामकरण करते हैं। ग्रामर के अनुसार बाहर वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। थोड़ा सा बड़ा नाम है, इसलिए मैंने इसको कह दिया आरवी। क्या कह दिया? आरवी। छोटा कर देते हैं, आगे हम इसको यूज आरवी के रूप में ही करेंगे। और ये दूसरा पार्ट है, इसका भी आप कंफ्यूज मत होना, रिपोर्टेड स्पीच, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच है, बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब है। ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लेना कि जो बाहर वाली क्रिया है वो अब हो रही है, यानी इसके बाद होती है, इसके बाद, क्योंकि सूचना तो आपके पास है तभी तो आप डिलीवर करोगे ना। तो सूचना का काम, आपके पास जो सूचना है, फैक्ट है या आई है, वो तो आपके पास पहले आई है, तो इसलिए इसको रिपोर्टेड कहा जाता है और इसको रिपोर्टिंग कहा जाता है। क्लियर है? जैसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं। जैसे कहा जाए कि राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। सिंपल सा सेंटेंस है, समझ में आ गया होगा आपको। ये कहता है राम सेड टू मोहन दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक सेंटेंस है वो तो क्या है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर रखा गया है, और ये इसको इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर रखा है, ये कह दी है। ठीक है, तो आपका जो अंदर क्लोज है उसको तो आप कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ये जो है ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, सिंपल सी बात हो गई। ये है, इसको तो कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ये आरवी हो गई आपके लिए, और ये हो गई आरएस। बस इतना सा समझ के चलना है, जिससे कि हम इसको क्लियरली आगे समझते हुए चलेंगे। जैसे राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, राम ने मोहन से कहा, दे आर माई फ्रेंड्स, की ये मेरे मित्र हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आरवी है, और ये उसका राम ने जो मोहन को फैक्ट बताया, ठीक है, स्टेटमेंट दिया, ये वो स्टेटमेंट है। तो ये हमेशा आरएस है क्योंकि ये पहले से था उसके पास, और ये इसके बाद वाली जो क्रिया है राम मोहन को बता रहा है, तो ये क्या हो गई? रिपोर्टिंग वर्ब। आई थिंक क्लियर है, समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? गुड। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड जो स्पीच है, ये आपको दिखने में दो लग रहे हैं, दो ना, अलग अलग लग रहे हैं ना। हाँ, और एक्चुअल में ग्रामेटिकली यदि इसका पोस्टमार्टम किया जाए तो दोनों अलग अलग है, दोनों
डिफरेंट हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, दिख रहा है आपको अलग से। ग्रामेटिकली थोड़ा सा पोस्टमार्टम में करके दिखाता हूँ। देखिए ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये इसकी वर्ब है। कहने का मतलब है दोनों हैं वो स्ट्रक्चर के अनुसार, ग्रामर के अनुसार अलग फंक्शन कर रहे हैं। कर रहे हैं बेटा? गुड, शाबाश। तो इस पोस्टमार्टम से आपको पता चला कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। क्लियर है? गुड। ध्यान रखना ये चीज़ आगे काम आएगी आपको, इसलिए मैं 2 बार फोर्स करके बता रहा हूँ कि दोनों अलग अलग हैं। हमने पोस्टमार्टम से ग्रामेटिकली औजारों से पोस्टमार्टम किया, उससे एक बात निकल के आई कि भाई ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों के फंक्शंस अलग अलग क्लियरली शो हो रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस को हमें बहुत ही ध्यान से समझना। दूसरा हमारा जो मेथड है, वो है इनडायरेक्ट मेथड। क्या है? इनडायरेक्ट मेथड, यानी बात को हम इनडायरेक्टली कहें तो उसको आप कहते हो इनडायरेक्ट स्पीच, उसको आप कहते हो इनडायरेक्ट। ये तो डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये तो क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। और ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? तो एक पहला चीज तो ये समझिए कि नॉर्मली डायरेक्ट दिया जाता है और उसको आपको कहा जाता है कि इसको इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट करिए। क्लियर है? और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का पहला मूल मंत्र है कि आपके जो 2 सेंटेंस आपको दिखाई दे रही थी, जिसका नाम अभी अभी आपने याद किया, आरवी और आरएस, आप इनका गठजोड़ा कर दो। आरवी और आरएस है, उसको गठजोड़े में बांध दो। गठजोड़ा जानते हो छोरो? हाँ, तो बड़े खुश हो रहे हैं। गठजोड़ा जानते ना? हाँ, वो भी रखा होगा एक आधे का। तो कहने का मतलब है इन दोनों को, आरवी को और आरएस को एक कर दो। मूल मंत्र यही है। यदि आपने इसको ग्रामेटिकली सही तरीके से 7 फेरे सही पढ़ा दिए और 7 फेरों के हिसाब से सही करवा दिया, तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट है वो बहुत ही सही तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। समझ में आई? मूल मंत्र डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का यही है कि इन दोनों सेंटेंस को ग्रामेटिकली कनेक्ट करके एक सेंटेंस में इनका निर्माण करना है। यही चीज कहलाती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। बात समझ में आ गई? दोबारा बताऊं? चलो सिंपल वे में बता देता हूं। डायरेक्ट है, आप किसी स्टेटमेंट को एज टू एज कहते हैं, वो डायरेक्ट है। यानी आपने अपनी तरफ से कोई लूण मिर्च नहीं लगाई, जैसी आई थी वैसी वैसी बता दी, वो डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट इधर वालों का काम है। हाँ, तुम्हारा, तुम क्या करते हो? आपके पास कोई स्टेटमेंट आया, कोई फैक्ट आया, आपने उसे अपने शब्दों में लूण मिर्च लगा के आगे पीछे और बाद में डिलीवर किया, तो इसका मतलब आपने उसको इनडायरेक्टली कहा, तो वो हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो नॉर्मल इसका अर्थ है। ग्रामर कहती है कि डायरेक्ट में 2 आपको सेंटेंस हैं या 2 क्लोज हैं वो दिखाई देती हैं। ठीक है? और इनडायरेक्ट कहता है कि उन दोनों को मिलाकर एक कर दो, उन दोनों को मिलाकर एक कर दो। शर्त है कि ग्रामेटिकली आप उसको करेक्ट करें, तो वो डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब यदि एरर पूछेगा तब भी ये चीज आपके काम में आएगी कि आपने ग्रामेटिकली उसको सही जोड़ा है। और जब सेंटेंस को डायरेक्टली यदि ऑप्शन देके पूछेगा, ऑप्शनल पूछेगा, तब भी आपको ये चेक करना होता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं छोड़ दी है इसने किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने के लिए। क्लियर? ये बात समझ में आएगी नहीं आई? गुड, शाबाश। तो मूल मंत्र दिमाग में क्या रखना है कि डायरेक्ट के 2 वाक्य थे, उनको हमें जोड़ के ग्रामर के अनुसार सही रखते हुए एक करना है। वही क्या हो जाएगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्लियर? गुड, इतना तो कर ही सको हो। शाबाश, नाइस। अब देखिए आगे करें। हाँ, अब वो गठजोड़ो बनाओ। आप अपना काम है इन दोनों को जोड़ना, ये गठजोड़ा बनाना और इनको दोनों को एक करना। ठीक है, कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश अभी तक असफल हुई नहीं है, तो आगे भी नहीं होगी, है ना? आराम से हम जोड़ देंगे। आप तो बस इसी तरीके से बने रहें साथ में। देखिए, अब मैं आपको इसको इजीली जोड़ना सिखाता हूँ। इजीली का मतलब होता है सरलतम तरीके से, सबसे सरल तरीके से, कि आप किसी डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाए आराम से।
एक सिंपल सा मेथड होता है, बहुत ही जो बुक्स हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन सिंपली मैं बताता हूँ कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है या बहुत ही जटिल तरीके से उसको बच्चे को बताया जाता है कि ये इतने नियम होते हैं, ये होता है, वो होता है, ये होता है, तो बच्चा पहले ही डर जाता है। मेन प्रॉब्लम कहाँ दी है, वो पहले ही हाथ खड़े कर देता है कि साहब नहीं होगा। इंग्लिश के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको इजी वे में चल देते हुए चलें। मेरे को लगता है कि इंग्लिश इतनी भयानक, इतनी डरावनी है नहीं जितना कि उसको बना दिया गया है। उसको इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि बच्चा पहले डरने लग जाता है। वो बस कोशिश यही है हमारी कि मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी जब करें, पढ़ाएं, तो आप भी यही करें कि उसको कॉम्प्लिकेटेड मत रहने दो, उसको थोड़ा सा ईजी कर दो बच्चों के लिए। देखिए, कोशिश करते हैं, देखो ध्यान से, हमें डायरेक्ट का एक सेंटेंस दिया जा रहा है, तो पहले मैं आपको एक डायरेक्ट का सेंटेंस दे रहा हूं। तो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है भाई राम, हाँ राम ही रहेगा अभी, देखो, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट नाउ। ये एक सेंटेंस है और इन्वर्टेड कोमा। क्लियर है? राइटिंग थोड़ी अच्छी है, वो थोड़ा आप मैनेज कर लेना। हाँ, अब देखो ध्यान से, पहली जो थ्योरी आपके अनुसार चलनी है, आपको जो चीज़ बताई है वो आप बताएंगे। आप ये बताइए कि इस सेंटेंस को आप क्या कहेंगे। गुड, शाबाश। इसको हमारी भाषा में हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, आर भी लिख दिया मैंने, समझ में आ जाएगा सभी को। नेक्स्ट वाला जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद कर रखा आपने किसी जुर्म में, तो ये जो जुर्म है, ये इसका नाम है कैदी का आरएस। क्या नाम है? आरएस। अब मैं यदि एक सिंपल सी आपको थ्योरी बताऊं तो बस यही है कि आपको इस कैदी को आज़ाद करना है। ये जो आपके पास इन्वर्टेड कोमा में बंद कर रखा है, इस कैदी को आज़ाद कर दो, आपका वाक्य है वो इनडायरेक्ट में बहुत ही आसानी से चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब मैं वो आपको चीज़ें बताता हूं जिससे कि इसका ये जो पिंजरा है खुल जाए। कहाँ कहाँ कौन कौन से चेंजेस किए जाते हैं। क्लियर है? बहुत ही इजी वे में, सिंपल से वे में बताऊंगा। आप केवल माइंड खुला रखें और उसको ले। ऐसा कोई कैंडिडेट, बच्चा, स्टूडेंट नहीं होगा जो क्लास में अटेंट है, यानी ध्यान से सुन रहा है और उसको समझ में नहीं आई। ये क्लियर है, बहुत ईजी चीज़ है। ध्यान से देखिए, मैं आपको पहले नंबरिंग करके दिखाता हूँ। देखो, पहला है वो नंबर है ये। ठीक है, कहाँ लगा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से रखिए। सेकंड नंबर में लगा रहा हूँ ये। ठीक है, और थर्ड नंबर में लगा रहा हूँ ये, और फोर्थ नंबर में लगा रहा हूँ ये, और फिफ्थ में लगा रहा हूँ ये। तो आप मेरे को बता दीजिए कि कितने नंबर लगाए गए हैं, कितने न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। गणित नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सहारा ले लेते हैं कहीं से भी, जहाँ से मिले वहाँ से लो, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी जीवन में यही होता है कि जहाँ से आपको हेल्प मिले लेते रहो, जहाँ से ज्ञान मिले लेते रहो, तुम्हारा टाइम आए तब चुका देना। देखिए, हमारे पास है 5, आपके पास 5 नंबर्स हैं। अब आप इनको नंबर न मान के चेंज का नाम दे दो कि ये जो पहला 1 नंबर है, ये 1 नंबर चेंज है, ये 2 है, ये सेकंड चेंज है, ये थर्ड चेंज है, ये फोर्थ चेंज है, और ये फिफ्थ चेंज है। इसका मतलब है ओरिजिनल जब शादी होती है तो फेरे होते हैं 7, है ना। आपको इस गंठ जोड़े में 5 ही कराने हैं, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 5 ही कराने। इसका सीधा मतलब हो गया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय मैक्सिमम 5 चेंजेस किए जाते हैं, जिससे वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल जाता है। डायरेक्ट स्पीच कैन बी चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच विद ओनली 5 चेंजेस, ओनली 5 एंड 5 मैक्सिमम चेंजेस। 5 तो ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, 5 तो ज्यादा से ज्यादा हैं, हो सकता है 5 से कम 4 में भी हो जाए। नॉर्मली 4 ही होते हैं, कई बार 3 ही होते हैं। तो 5 मैक्सिमम चेंज के हिसाब से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। और आई थिंक जिस लेवल पर आप हो 5 चेंज ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि कॉम्प्लिकेशन है ना, वो कॉम्प्लिकेशन आज हटा देंगे सारी।
सारी कॉम्प्लिकेशन गायब हो जाएंगी। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना ऐसा लगेगा जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं आराम से, ठीक है, इजी। बाइक चलाना कोई खास बात नहीं है आपके लिए, नॉर्मल स्कूटी चलाती हो आप, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, घबराते नहीं ना। तो वैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उतना ही आएगा जितना आपको उस समय ध्यान रखना होता है। बाइक या स्कूटी चलाते समय जितना आप अलर्ट रहते हो उतना सा अलर्ट रहोगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं आपको वो ट्रिक बताता हूं जिससे ये कॉम्प्लिकेशन हल हो जाएगा। एक नंबर लिखिए, ये एक नंबर है, एक नंबर का जो चेंज है वहां लिखा हुआ है सेड टू। डीप नहीं जा रहे, आपको केवल मैं वो कॉम्प्लिकेशन हटाने का एक तरीका बता रहा हूं। पहला जो चेंज है वहां लिखा हुआ है सेड टू, ठीक है। मैं कहता हूं ये ओरिजिनल कोई चेंज है ही नहीं, बदलाव है ही नहीं, ठीक है। दूसरा जो है वहां आप कहते हैं कि इन्वर्टेड कोमा का चेंज है, चलिए मैं ये बता देता हूं, इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा ही मैंने लिख दिया। तीसरा जो चेंज है वो यहां पे लिखा हुआ है आई, तो आई को मैं बता देता हूं कि इसको पर्सन लिख देता हूं मैं, ठीक है। और चौथा जो चेंज है वो है एम गोइंग लिखा हुआ है, तो मैं यहां लिख देता हूं टेंस। क्या लिख देता हूं? टेंस, क्योंकि आप टेंस अच्छे से पढ़ चुके हो, ये जानते हो कि ये टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। और ये पांचवा चेंज मैं यहाँ वहाँ क्या लिखा हुआ है, नाउ लिखा हुआ है, तो ये भी आप थोड़ा थोड़ा जानने लगे हो कि टाइम या प्लेस का चेंज, ये इसको नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करने की कोशिश करें और मकसद ये रखें कि जो कॉम्प्लिकेशन आज तक आपने फेस किया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में वो अलग हो जाए और आप बच्चों को भी वही दें जब आप उनको पढ़ाने जाएं। तो अब आपको पहली जो ट्रिक मैं बता रहा हूं वो बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप कि पहला चेंज और दूसरा चेंज है, पहला चेंज और दूसरा चेंज है वो आपको एक उनमें समानता बतानी है, सिमिलरिटी बतानी है। एक चीज ऐसी बताइए जो शो करती है कि पहला और दूसरा है वो एक फैमिली के हैं, फिर है तीसरा चौथा और पांचवा, 3 4 और 5 है वो एक फैमिली के हैं। मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप बताइए एक समानता बता दो कोई भी, देखते हैं कितना आप क्लास में अटेंड कर रहे हो या बाहर कहीं बस स्टैंड पे घूम रहे हो। हाँ शाबाश, नाइस, देखो ध्यान से, सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। देखो पहला और दूसरा जो चेंज है वो दूसरे सेंटेंस के बाहर का मैटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आरवी से रिलेट कर रहा है, आरवी से रिलेट कर रहा है। ये अपनी थ्योरी है, तुम कहीं वहां मत चले जाना कि किताब में तो कहीं लिखे भी नहीं है ये वो, किताब को छोड़ो। तो आरवी पहला और दूसरा चेंज है वो किससे रिलेट कर रहा है? आरवी से। और तीसरा और चौथा और पांचवा है वो रिलेट कर रहा है आरएस से, ठीक है। तो पहली ट्रिक मैं आपको देता हूं कि जो चेंज आरवी में है वो आरएस के अनुसार चेंज किए जाएंगे और जो आरएस में चेंज हैं वो आरवी के अनुसार चेंज किए जाएंगे। तो एक सिंपल सा कॉर्नर में कहीं भी जगह है वहां लिख लो पहला और दूसरा चेंज है वो आरएस के अनुसार चेंज किया जाएगा और तीसरा चौथा और पांचवा है वो चेंज किया जाएगा आरवी के अनुसार। या सीधा आप थोड़े अलर्ट हैं, समझदार हैं, अभी दिमाग चल रहा है, तो इंटरचेंज लिख दो कि आरवी वाले तो आरएस के अनुसार चेंज होंगे और आरएस वाले आरवी के अनुसार चेंज होंगे। पहला दूसरा आरवी के हैं, आरएस के अनुसार बदल दो। तीसरा चौथा पांचवा आरएस के हैं, इनको आरवी के अनुसार बदल दो। सिंपल सी थ्योरी है और ये ट्रिक है वो बहुत ही इजी कर देगी आपके आगे का काम। जो कॉम्प्लिकेशन है उस कॉम्प्लिकेशन में एक मेन जो कॉम्प्लिकेशन है वो यही होती है, इसको सुलझा दिया, सीधी सिंपल सी बात है। कौन सा किसके अनुसार चेंज होगा, छोड़ो, सिस्टम ही बदल दिया, सीधी बात। आरवी में है तो आरएस के अनुसार बदल दो और आरएस में है तो आरबी के अनुसार। इतना याद रख सकते हो आप, क्लियर है, सिंपल, गुड। अब बात करते हैं ये जो 5 फेरे हैं इनकी बात करते हैं। तो पहला फेरा कौन सा? सेट टू वाला। कौन सा है? सेट टू वाला, ठीक है। आज इसका नाम ही बदल देंगे, देखना आप 2 मिनट में। ये जो सेट टू है, सेट टू का जो चेंज है वो वास्तव में कोई चेंज है ही नहीं रहा, कोई चेंज नहीं है। मैं कहता हूं कि ये कोई चेंज नहीं है। आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, वो पकड़ के रखो
कि सेड टू का जो चेंज है वो रियल में कोई चेंज नहीं है, वो एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक एक्सप्रेशन। तो जानते हो ना किसका है? एक्सप्रेशन है आर एस का। किसका है? आर एस का। याद रह जाएगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, ऐसे सलवटे मत डालो, माथे पे सलवटे मत डालो, इजी करके छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। इस वाक्य का जो भी एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन है वो सेड टू के स्थान पर चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसने इस वाक्य में रिक्वेस्ट है तो उसका एक्सप्रेशन होगा रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सेड टू की जगह रिक्वेस्ट ही आएगा। यहाँ ऑर्डर है तो यहाँ ऑर्डर ही आएगा, यहाँ इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ इंस्ट्रक्ट आएगा। क्लियर है? अब समझ रहे हो बात थोड़ी थोड़ी? भाई मान लीजिए कि यहाँ रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन आ रहा है तो आप के पास एक्सप्रेशन क्या है? रिक्वेस्ट। यही वर्ड पकड़ लो, इस वर्ड को पकड़ लो। क्या पकड़ा? एक्सप्रेशन क्या है? रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह रिक्वेस्ट आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? रिक्वेस्ट आएगा। ये शब्द जोड़ते ही आपका काम पूरा हो गया। एक्सप्रेशन ऑफ आर एस। एक्सप्रेशन ऑफ आर एस लिखना कैसे, ये ध्यान से रखिए। लिखना है कि ये जैसी फॉर्म में है वैसी फॉर्म में आप उसको रख दो। ये जैसी फॉर्म में है वैसी फॉर्म में आप उसको रख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ सैड है तो मेरे को बताइए कौन सी फॉर्म है? आपने कहा कि राम सैड टू, तो सैड कौन सी फॉर्म में है? सेकंड में है। क्लियर है? शाबाश। इतना जल्दी जवाब जब आता है तो अंदर से एक फीलिंग, अच्छी फीलिंग आती है कि बच्चे सीख रहे हैं। तो सैड मतलब सेकंड फॉर्म है, तो आपके पास सेकंड फॉर्म में था सैड, तो आप क्या करो, जो आपके पास एक्सप्रेशन आया उसको भी किस में कर दो? सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो, तो वो बन जाएगी रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्टेड। क्लियर है? क्लियर? गुड, शाबाश। अब इसकी अलावा कौन सी होती है? तो देखिए मैं यहां लिख दूं। हाँ चलो लिख देता हूं, एक बार बाद में भी क्लियर करूंगा, यहां भी लिख देता हूं। देखिए यदि यहां पर सेकंड फॉर्म है यानी सैड है, पूरा ही बता देता हूं, यदि सैड है तो सेकंड फॉर्म है, तो आप यहां लिखेंगे, जो मैंने लिया है वही बता रहा हूं, यहां लिखेंगे रिक्वेस्टेड। यदि फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म होगा तो क्या होगा? से होगा, तो यहां आप लिखेंगे रिक्वेस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसा ही छापना है आपको। और यदि यहां है फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, यानी मान लो सेज है, क्या है? सेज है, तो यहां आप कर देंगे रिक्वेस्ट। क्या कर देंगे? रिक्वेस्ट। अब बताओ, अरे सीधी सिंपल सी बात है, सेकंड फॉर्म से और सेज रिक्वेस्ट, यानी जैसा इधर देख रहे हो उसको चेंज भी वैसा ही होगा। शर्त यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आर एस की एक्सप्रेशन क्या है, यानी एक्सप्रेशन वर्ड है वो क्या है। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट ऐसा का ऐसा लिख दो, सेकंड फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो, फर्स्ट फॉर्म दिख रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दो, एस या एस लगा हुआ तो तुम भी एस या एस लगा दो चेंज करते टाइम। क्लियर? इतनी बात पल्ला पड़ी कौन पड़ी? समझ में आ रही बात है? सिंपल है ना? गुड, शाबाश। को लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा है, जटिल है, दिमाग पे ज़्यादा बोझ डालना। हाँ अपना डालना भी को नहीं, ठीक है ना? बहुत इजी। क्लियर है? आ गई समझ में? तो पहला जो समस्या वो हल हो गई, यानी कोई चेंज नहीं होता, सेट टू वेट टू का कोई चेंज नहीं है। सीधी बात है कि आर एस का जो एक्सप्रेशन है उसको हमें लिखना है सेट टू की जगह पर जब हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और जो डीपली है जब हम इसको नियम में पढ़ेंगे तब और क्लियर करते चलेंगे। पहला जो मेरा मकसद है वो आप समझ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसको कॉम्प्लिकेटेड न माना जाए और आपके दिमाग में एक ढांचा तैयार हो जाए इसका। सेकंड है इन्वर्टेड कोमा। तो इन्वर्टेड कोमा का मतलब है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है वो पहले समझिए। लॉजिक ये है बेटा कि पहले जो डायरेक्ट में आपने पोस्टमार्टम किया तब पता क्या रहा, दो क्लोज हो गई है, तो ये तो दो वाक्य हो गए रहा, यही पता किया था ना। अब इनडायरेक्ट क्या कहता है कि भी गठ जोड़ा करो, एक बनाओ, यही तो कह रहा है ना, यही तो है ना। तो अब दो तो रह नहीं सकते, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है। इन्वर्टेड कोमा क्या काम रहा है? कोई काम नहीं है। इन्वर्टेड कोमा किस लिए प्रयोग होती है? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, इन्वर्टेड कोमा किस लिए प्रयोग होती है? ये शायद पंक्चुएशन आपके सिलेबस में भी होनी चाहिए सिलेबस में, कंफर्म तो नहीं है, मेरे को लग रहा है कि पंक्चुएशन है कहीं ना कहीं, किसी ने फर्स्ट ग्रेड में है या सेकंड ग्रेड में कहीं ना कहीं पंक्चुएशन है, हल्का फुल्का डाल रखा है, पढ़ा है मैंने किसी सिलेबस में। तो पंक्चुएशन के थ्रू पूछो, इन्वर्टेड कोमा कहाँ यूज होती है? कोई भी पिक्चर है? चलो कोई बात।
चल हाँ 50% पहुंच गया। आगे मैं पहुंचा देता हूँ, थोड़ा सा पुशअप दे देता हूँ कि जैसे आपको कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को एज टू एज यदि रखना है, किसी के द्वारा दिया हुआ कोई स्टेटमेंट है या कोटेशन है, उसको एज टू एज यदि आपको यूज करना है तो आप किसका प्रयोग करते हैं? इन्वर्टेड कोमा की। क्लियर है? तो वही इसीलिए यहाँ पर जो डायरेक्ट है उसमें आपको इन्वर्टेड कोमा दिखाई देती है। अब ये जो इन्वर्टेड कोमा है ये डायरेक्ट में तो ठीक थी, बट इनडायरेक्ट में तो आप क्या कर रहे हो? उसको चेंज कर रहे हो। ऐसा कैसा रख नहीं रही, तो ऐसा कैसा नहीं रख रहे, अपने शब्दों में चेंज कर रहे हो, इसलिए आप क्या कह रहे हैं? इन्वर्टेड कोमा की जरूरत पड़ेगी। बस सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है, इसका नियम ये है कि कोई ग्रामेटिकल थ्योरी नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है, इन्वर्टेड कोमा की जरूरत नहीं है, इसलिए इन्वर्टेड कोमा तो चली जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर दूसरा जो ग्रामर का साधारण नियम होता है, सिंपल नियम होता है कि इंग्लिश में यदि किसी चीज को जोड़ना है तो आपको एक जोड़ने वाला शब्द लाना पड़ेगा। समझ में आई बात है? तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। तो इसका मतलब है इन्वर्टेड कोमा तो चली जैसी और उसकी जगह क्या आ जाएगी रे? उसकी जगह इन्वर्टेड कोमा आ जाएगी। बस सिंपल बात है, कोई चेंज है ही नहीं। ग्रामेटिकल है, कोई चेंज नहीं है। ग्रामेटिकल नियम है तो उसमें डिमांड हो रही है कि कनेक्टिव चाहिए, तो आप यहां क्या लगा देते हैं? सेकंड चेंज का मतलब ही लिख लो रे कनेक्टिव। सेकंड चेंज का मतलब ही लिख दो कनेक्टिव आएगा यहाँ पे। इन्वर्टेड कोमा की जरूरत नहीं रही तो इंग्लिश बिना जरूरत की चीज को तो यूज नहीं करती, तो इसका मतलब इन्वर्टेड कोमा तो चली जाएगी, उसको तो विदाई दे दो। और चाहिए क्या तुमको? कनेक्टिव, तो उसको विराजमान कर दो। बुला लो भी, आओ साहब कनेक्टिव साहब, जोड़ो इसको। क्लियर है? शाबाश। तो ये दूसरा चेंज हो गया। हाँ इंपॉर्टेंट, शाबाश, गुड, मतलब जगरी छोरी, गुड। इसने पूछा कि कनेक्टिव कौन सा कनेक्टिव यूज करें, है ना? तो वो बताएगा। अब इसने पूछा तो तुम बताओ रहे किस तरीके से यूज करें। थोड़ा जोर से बोले। हाँ शाबाश, गुड, समझ में आई? अच्छा, थारा तो मेरे लिए समझ में आया। चल मैं बताता हूँ आपको। अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रिक पकड़ाई थी, वो मेरे को बता। हाँ वही शाबाश, RS RV, हाँ गुड। बस सिंपल सा नियम याद रख। हाँ शाबाश, बैठ। इसको कहते हैं करके सीखना। खुद ने ही प्रश्न पूछा, खुद ने ही जवाब क्रिएट कर लिया कि भाई ये जो इन्वर्टेड कोमा मैटर किसका बताया था हमने? 2 नंबर देखो रे, 2 नंबर चेंज किसका बताया था? RV का। ट्रिक क्या कहती है हमारी? RV में आई है तो RS के अनुसार चेंज करेंगे। तो इसका मतलब कनेक्टिव है वो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार लगेगा। कनेक्टिव किसके अनुसार लगेगा? रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार लगेगा। अब मैं बता देता हूं इसका ग्रामेटिकल रीजन क्या है। ग्रामेटिकल रीजन ये है कि आप जिस सेंटेंस को कनेक्ट करने जा रहे हैं उसी के अनुसार कनेक्टिव लगनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को इससे कनेक्टिव करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो कनेक्टिव लगेगा वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है कि कनेक्टिव RV का मैटर है, इसलिए RS के अनुसार आएगा, क्योंकि हमने ट्रिक बना रखी है कि RV में जो चेंजेस होने हैं वो RS के अनुसार होने हैं। क्लियर, गुड, शाबाश। अगला देखेंगे आप, तीसरा चेंज। तीसरा क्या कहता रहा है कि पर्सन कौन सा है? पर्सन कौन सा है? ठीक है, पर्सन में क्या है? सिंपल सी बात है कि तीसरा चेंज आ गया। अब ये तो आपको पता चल गया भाई कि तीसरा चेंज आ गया तो किसके अनुसार होना चाहिए? शाबाश, बड़े होशियार हो रहे हैं, गुड। तो तीसरा चेंज है वो मैटर करता है RS से और चेंज होगा RV के अनुसार। चेंज होगा RV के अनुसार। अब आप पूछो या नहीं पूछो, मैं बता देता हूँ कि भाई, हाँ तुम पता नहीं, तुम पूछो नहीं पूछो, तुम्हारा क्या तो जो ये पर्सन वाला चेंज है ये चेंज क्यों होता है? क्लियर है? बच्चे आपसे पूछ सकते हैं, आप तो नहीं पूछो, आप जहाँ जा रहे हो, बच्चे आजकल तो एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो वो आपसे पूछ लेंगे ये चेंज हो क्यों रहा है ना? तो ये चेंज के पीछे लॉजिक क्या है कि आपको पता है कि आप इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये एक नई क्लोज थी और इसका सब्जेक्ट आई था। इसका सब्जेक्ट कौन था? आई था। दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब आपको ये पता है कि आप दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस का क्रिएशन करने जा रहे हैं। हाँ करने जा रहे हैं ना, गुड। अब बताओ कि जब दोनों को जोड़ के एक वाक्य बना दिया जाएगा तो हेड ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट कितने रहने चाहिए?
पता ना कि सब्जेक्ट है वो हेड ऑफ द सेंटेंस होता है। क्लियर है? हाँ, गुड, शाबाश। तो इसलिए ये चेंज किया जाता है कि सेंटेंस एक है तो उसका सब्जेक्ट भी एक हो जाए, तो इसका मतलब इसको बदल दिया जाएगा और इसके अनुसार बदल दिया जाएगा। एक ही सब्जेक्ट रहना चाहिए, इसका मतलब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, इसके अनुसार। क्लियर है? हाँ, शाबाश। मंत्र, अरे चिंता मत करो, मंत्र पकड़ाऊंगा मैं आपको पक्का पूरा, इतना वो नहीं है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसका मंत्र मैं आपको दे देता हूँ, आपकी चिंता है वो पूरी कर देता हूँ कि उसका मंत्र है कि अब ये तो पता चल गया ना कि इसका चेंज है और इसके अनुसार होना है, ये तो पता चल गया। कैसे करना है उसको याद रखो कि भाई एक है कि सन तो जानते हो ना, जैसे तुम हो और तुम्हारे होंगे। हाँ, दुआ है मेरी। सन बटा 123 याद रखो, सन बटा 123, सन बटा 123, सन बटा 123। ठीक है? अप्लाई कैसे करना है वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये जो सन है ये मैटर करता है आरवी से। किससे मैटर करता है? आरवी से। 1 2 3 है, ये मैटर करता है आरएस से। पहला तो ये याद रखना, ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लेना, ये ऊपर लिखा हुआ है तो ये पहले से मैटर करेगा और ये नीचे लिखा हुआ है तो ये बाद वाले से मैटर करेगा। ठीक है? इतना मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ध्यान से। अब चेंज करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे थे कि कोई ट्रिक, तो ट्रिक तो याद रखो, सन बटा 123 कौन से चेंज में याद रखनी है? तीसरे चेंज में याद रखनी है। और है क्या? सन बटा 123। अप्लाई कैसे करनी है? एस जो है वो सब्जेक्ट है, ओ यानी ऑब्जेक्ट, याद रखना रहा। एस यानी सब्जेक्ट, ओ यानी ऑब्जेक्ट और एन मीन्स नो चेंज, एन मीन्स नो चेंज। क्लियर है? 1 2 और 3। अब आप यदि जगह में हो तो आप मेरे को बताओ कि 1 2 3 ग्रामर में 3 कौन सी चीजें होती हैं टेंस को छोड़कर? बस हाँ, सबसे पहले 3 का नाम लेते टेंस याद आता है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। टेंस को छोड़कर बताओ 3 कौन सी चीजें होती हैं ग्रामर के अनुसार? हाँ, शाबाश, गुड। पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। चेंज की ट्रिक बनाई हुई है, उसको ध्यान से समझ लो कि ये तीर लगा दो इसके, अपने आप समझ जाओगे। यदि ये फर्स्ट पर्सन है तो इसको चेंज कर दो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड मिले तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड मिले तो नो चेंज छोड़ दो। इतनी बात समझ गए? गुड, शाबाश। ये जो चेहरे पर फीलिंग आती है आपके कॉन्फिडेंस वाली, ये सबसे बेटर लगती है किसी भी टीचर को, हर टीचर को ये सबसे बेटर लगती है जब स्टूडेंट है वो कॉन्फिडेंस शो करता है। तो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड है वो नो चेंज। यहां तक ठीक था, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंटली आपको समझनी चाहिए वो ये है कि ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये होता क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या होता है। तो उसके लिए सीधी सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट आरवी में सर्च करना है और आरवी का सब्जेक्ट का मतलब है स्पीकर। यहां लिख लो रचरो, स्पीकर क्या है? स्पीकर। आरवी में सर्च करोगे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया, हाँ अब बड़े होशियार हो, थोड़ी देर पहले क्या को याद दे, स्पीकर और लिसनर। कहने का मतलब कहने वाला सब्जेक्ट है, सुनने वाला ऑब्जेक्ट है। कहने वाला सब्जेक्ट है नरेशन में, ये ध्यान रखना, नरेशन में कहने वाला सब्जेक्ट है और सुनने वाला ऑब्जेक्ट है। 2 की जरूरत है। एन का मतलब नो चेंज होता है, इसको चेंज करना नहीं। थर्ड पर्सन यदि आती है तो उसको नो चेंज छोड़ देंगे। फर्स्ट पर्सन है, ये आपको बताया हुआ है, मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि पिछली जो क्लासें हुई हैं वहाँ आपको बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन का सीधा मतलब है कि यदि आई और वी आता है तो उसको फर्स्ट पर्सन मान लो, यदि यू आता है उसको सेकंड पर्सन मान लो, इसके अलावा कुछ भी आए तो थर्ड मान लेना। आपको क्या मान लेना? थर्ड मान लेना, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना कि इसकी फैमिली भी साथ में रहेगी भी। आई यदि फर्स्ट पर्सन में है तो माई भी फर्स्ट में रहेगा, वी यदि फर्स्ट पर्सन में है तो अस भी फर्स्ट पर्सन में रहना चाहिए, और भी फर्स्ट पर्सन में रहना चाहिए, यू है तो यू भी रहेगा, योर भी रहेगा, वो तो आप समझ रहे हैं। क्लियर है? शाबाश, हाँ गुड। जाट का बेटा जाट ही रहेगा, है ना? हाँ, जब तक नीयत सही है।
जब तक, हाँ वो समझ रहे हो आप, जब तक नीयत सही है तब तक तो जाट ही रहते हैं। चलिए देखिए आगे, देखिए कि अब ध्यान से ये समझना है, समझने वाली है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना चाहिए। सिंपल थ्योरी ये है कि यदि आई वी मिले तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दो रहे। इसका पूरा आपको चार्ट दिया जाएगा। अभी केवल आप ये सोच रहे हैं कि नींव बना लो, अच्छी सी बढ़िया सी नींव बना लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ऐसे चुटकियों में हल हो जाएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्योंकि एग्जाम में टाइम कम मिलता है, आपको पता ही है, तो ऐसे टिक चुटकी करते ही आपको आंसर का पता चले ये है आंसर। इतना उसको इजी बना दो। नेक्स्ट, यदि यू मिले तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज कर देंगे, और यदि इनके अलावा मिले तो आपको चेंज करना ही नहीं है, नो चेंज छोड़ दो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ यहाँ, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। आई भी है, देखो यहाँ मिल गए रे, ये एग्जाम्पल देखो, आई मिल गया ना, तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन है। अब आप बता दो किसके अनुसार चेंज करूं, जल्दी से, शाबाश, राम के अनुसार चेंज कर दिया जाए। इसको किसके अनुसार, राम की, क्योंकि राम क्या है, इसका तो सब्जेक्ट है ना। ये ना मान लीजिए यहाँ यू होता, क्या होता, यहाँ यू होता, तो हम किसके अनुसार चेंज कर देते, मी के अनुसार। इतनी सी थ्योरी है। यदि थर्ड पर्सन आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेंज करना है कि यदि नाम दिया गया है, डायरेक्ट नाउन दी गई है, तो आप प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको लड़के का नाम दिया गया तो आप ही कर सकते हो, लड़की का नाम है तो शी कर सकते हो, प्लूरल है तो दे कर सकते हो, न्यूटर है तो इट कर सकते हो, इतना चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, नाम की जगह आप ही शी इट दे कर सकते हो, वो चेंज नहीं होता, लेकिन ये चेंज नहीं किया जा सकता। आप बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, और आपको इजी लगा या नहीं लगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम हुई कि नहीं हुई। चेहरे से तो मैं पढ़ पा रहा हूँ कि हुई है, और बाकी अंदर की बात आप खुद बता दीजिए कि आपको लगा कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट है वो थोड़ा सा सरल हो गया, इजी हो गया, अब हम कम टाइम में समझ पाएंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, हो जाएगा, शाबाश, गुड। इतना इजी है, इतना सी ये ट्रिक्स हैं वो थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, और थोड़ा सा उसका एक्सरसाइज कर लो। बहुत किताबें हैं, बहुत ज़्यादा, आजकल तो मार्केट में हर चीज़ एक्सरसाइज के लिए उपलब्ध है, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लोगे, परफेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट आपके जो चीज़ है, मिटा दो इसको, गुड जाओ। नोट तो आप नोट करने में तो होशियार हुई, लड़कियों का तो काम ही यही है, तो बनाओ ही नोट्स ही, और आगे भाई सुना के। और कैप कितना पेन ले रहा कह रहे थे, हाँ 10 एक प्रकार का पेन ला, रंग साथ ही हो, पर आंकन 10-12 मिल जाए रंग, मैं ले आओगे और बन के, और कहीं करके बन नोट्स बनाओ शुरू। चलो तुम्हारी मर्जी है। अगला देखो, टेंस है, तो टेंस का चेंज किया जाए, है ना। तो बहुत सिंपल थ्योरी, अपनी नॉर्मल थ्योरी की टेंस है किसमें, आरएस में, चेंज किसके अनुसार होगा, आरवी के अनुसार। ठीक है, आप तो इतना काम कर दो, इतना सा कर्म कर दो कि टेंस दोनों के बराबर कर दो आरवी के अनुसार, टेंस एक कर दो आरवी के अनुसार, बस इतना ही ध्यान रखो। ठीक है ना। अब देखो करना कैसे है, सिंपल सी थ्योरी है, यहां लिख रहा हूं, टेंस है वो चेंज करनी है। ठीक है, तो चेंज करने का मतलब है दोनों के टेंस को सेम कर दिया जाए। तो एक ट्रिक आप ध्यान में रखिए कि यहाँ यदि सैड है, यहाँ यदि सैड है तो ही टेंस चेंज होना है, यदि से है और सेज है तो टेंस चेंज नहीं होना। ये एक पहली बात तो यह याद रखो। इन मान लो यह शर्त है, क्या है, ये शर्त है इस चेंज की कि सैड है तो ही मैं चेंज करांगा, से या सेज है तो चेंज को नहीं करा। ठीक है, या ऐसे याद रख लो, ग्रामेटिकल रूल में याद रख लो कि पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज किया जाए, प्रेजेंट है तो भी चेंज नहीं किया जाए, और फ्यूचर है तो भी चेंज नहीं किया जाए। सिंपल सी बात है, केवल पास्ट में चेंज करना होता है। तो इसका सीधा पकड़ा दिया आपको कि सैड है तो चेंज करना है, से या सेज है तो चेंज नहीं करना। क्लियर, क्लियर, शाबाश। तो इसका मतलब काम कम ही हुआ ना तुम्हारा, खुशी की बात है ना। चलो शाबाश। अब देखो थोड़ा सा मेंटली आप अप हो जाओ, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फटाफट जवाब देना कि जब पास्ट होने पर ही टेंस का चेंज किया जाता है तो आप ये बताइए कि चेंज किस टेंस में किया जाए।
टेंस बहुत ही शानदार तरीके से आपने पढ़ रखे हैं और बहुत ही अच्छे से आपने डीपली जिसको कहते हैं क्लियर किए हैं टेंसों को। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब पास्ट टेंस, शर्त यह है कि पास्ट है तो ही टेंस किया जाए, तो सॉरी टेंस का चेंज किया जाए, तो आप बताइए कि चेंज किस में होना चाहिए फटाफट। शाबाश, गुड, नाइस। इसका मतलब बहुत ही अच्छे से आपने क्लियर कर रखा है। भाई टेंस है वो पास्ट है तब चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब टेंस चेंज भी पास्ट में ही होगा। शाबाश। देखिए इसके लिए भी मैं आप चाहें तो एक वर्ड लिख देता हूं कि पास्ट डिमांड्स पास्ट, बस ये याद रख लो आप। पास्ट डिमांड्स पास्ट, पास्ट पास्ट की ही डिमांड करेगा। यानी आप पास्ट होने पर चेंज कर रहे हैं तो एक ही सूत्र याद रख लो, पास्ट होने पर चेंज कर रहे हो तो पास्ट में ही करना है। समझ में आई गए? वो तो आपके डोड़ को तो बनाओगे, सीधी सिंपल सी बात है। आपने क्या है आई तो है ना जी, आज जय का आदमी के बैठ होगा विषय होगा, बया का तो होगा ना। तो वो संगत को असर आ रहे हैं कि पास्ट है, पास्ट ही चेंज करेगा बस। पास्ट तो पास्ट ही बनाओगे। इंग्लिश में याद रखना चाहो पास्ट डिमांड्स पास्ट, पास्ट पास्ट की डिमांड करता है। तो आपका एक सिंपल सा सूत्र बन गया कि यदि यहाँ सैड है तो इस टेंस को पास्ट में चेंज कर दो। बस सिंपल बात है। चेंज करना है तो पास्ट में ही चेंज करना है, नहीं तो चेंज नहीं करना, नहीं तो चेंज ही नहीं करना। ठीक है, चेंज भी सीधा सिंपल सा डायरेक्ट होता है। पास्ट चेंज करवा रहा है ना, पास्ट ही तो करवा रहा है, तो करवाएगा किस में? पास्ट में। तो प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब है कि पास्ट में ले जाओ, सिंपल। पास्ट सिंपल मिल गया तो बदलनी तो पास्ट में ही है ना। तो यहाँ टेंस की थोड़ी सी थ्योरी काम करेगी। पास्ट सिंपल है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दो। सिंपल। समझ में आएगी क्या बात है? यानी चेंज पास्ट में ही करना। और हम डीपली जाएंगे तब हम अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। और मॉडल में आपको पता ही है कि सीधा पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर? शाबाश। अब बचा एक, कौन सा बचा रहा है? टाइम एंड प्लेस। ये नॉर्मली कम ही आता है, सेंटेंस में होता ही नहीं, तो करेंगे कहाँ से चेंज? जैसे इसमें नाउन नहीं होता तो हम कहाँ से चेंज करते हैं? ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई ये आपका कम मिलता है। अब जैसे आपको दिख रहा है वैसे इसमें एक चीज़ आ रखी है टाइम, इससे आप कुछ पकड़ सकते हो, है ना, कुछ इससे हिंट मिल सकती है। चलो आप दिमाग लगाओगे, खर्च करोगे, मैं बता देता हूँ आपको कि टाइम का टेंस का कोई रिलेशन है? टाइम और टेंस का कोई है क्या रिलेशन? शाबाश। रिलेशन नहीं है, वो है ही एक ही चीज़ है, एक चीज़ के दो नाम है, ये रखो। अब देखो, तो इट मीन्स इनका है वो अलग थोड़ी कर सकते हैं इसको, जो है वो है, सच्ची दोस्ती है इनकी। तो याद रखो कि टेंस का जब चेंज होता है तो ही पांचवा चेंज होता है, यानी चौथा और पांचवा चेंज है वो साथ में होंगे। यदि चौथा चेंज हो रहा है तो ही पांचवा चेंज होगा, यदि चौथा चेंज हो रहा है तो ही पांचवा चेंज होगा। यदि आपने फोर्थ चेंज नहीं किया अकॉर्डिंग टू रूल, यहाँ को नहीं कभी थारी मर्जी थे कौन करो, यानी रूल के अकॉर्डिंग यदि चौथा चेंज नहीं हो रहा तो पांचवा भी श्योर है कि नहीं होगा, क्योंकि दोस्ती पक्की है, जय वीरू की दोस्ती है। चौथा होगा तो ही पांचवा होगा, वरना पांचवा भी नहीं होगा। क्लियर है? अब है कि होता कैसे है, यदि करना है तो करना कैसे है? तो सिंपल सी बात है कि टेंस में आपने क्या किया था? टेंस में आपने प्रेजेंट को पास्ट में शो किया था, यही किया था ना। इसमें भी यही कर दो। इसमें भी जो टाइम है या जो आपका प्लेस है उसको आपको क्या करना है? प्रेजेंट से पास्ट में ले जाना है, प्रेजेंट से पास्ट में ले जाना है। मान लो आपको एक दिया हुआ नौ, तो नौ प्रेजेंट शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट शो कर रहा है। तो इसको आप करोगे, आई एम गोइंग को आप करोगे ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग। पास्ट में ले गए ना इसको, तो इसको ही पास्ट में ले जाओ। तो नाउ को प्रेजेंट से पास्ट में ले जाएंगे तो आप लिख देंगे देन। क्या लिख देंगे? देन। तो ये टाइम का चेंज हो गया, टाइम प्रेजेंट से पास्ट में चली गई। प्रेजेंट का टाइम था नाउ, उसको आप पास्ट में ले जाओगे तो वो बन गया देन। ठीक है। अब प्लेस को कैसे चेंज करते हैं? प्लेस में जैसे आप कहते हैं कि यहाँ, वो तो बात ठीक है, अब बोल रहे हो तो यहाँ ठीक है, लेकिन पास्ट में यदि बोला जाए तो इसका मतलब बोला वहाँ, क्या बोला जाएगा? वहाँ। इस प्रकार का टाइम और प्लेस का चेंज आप करते हैं। अब आप एक चीज़ मेरे को नोट करके बताइए ध्यान से, कि अब आप ये बताइए कि जो
कॉम्प्लिकेशंस टॉपिक ये क्लास लेने से पहले थी, उसमें कितना इजीनेस आप महसूस कर रहे हो? कर रहे हो? इंग्लिश इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी समझी जाती है, और ये टॉपिक ये भी नहीं है। गुड, शाबाश। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश का कोई भी टॉपिक है वो आपको हार्ड नहीं लगेगा। बस आप तो एक बार थोड़ा सा उसके साथ कनेक्ट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बहुत सिंपल है। क्लियर है? गुड। चलिए, तो ये पांचों चेंज हैं वो इस प्रकार से करते हुए चलेंगे तो हम डायरेक्ट को किस में चेंज कर सकते हैं? इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे आराम से। शाबाश। अब जो अगली क्लास है उसमें हम इसको पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू रूल एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस की। जैसे फर्स्ट चेंज है वो कैसे होगा, उसमें कौन कौन सी रूल्स लगेंगी, कब होगा कब नहीं होगा, शर्त क्या है, नियम क्या है। इसी प्रकार हर चेंज को हम आराम से और रूल के अकॉर्डिंग नोट करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे और इजीली समझ में आ जाएगा। आपसे गुजारिश ये है कि ये जो पांचों चीज़ें अभी तक जो बेस आपने तैयार किया है उसको आप अच्छे से रीड कर लें, और नेक्स्ट क्लास है उससे बहुत ही बेहतर आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? गुड, शाबाश। इसी तरीके से जुड़े रहिए, और जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग चल रही है हमारी, जो दूसरों को हेल्प करने के लिए मानिए या उन तक हमारा कंटेंट पहुंचता रहे, तो उसमें आप हेल्प करते हुए चलिए। और ऑनलाइन व्यूवर से यही है कि कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्ट कमेंट करते रहिए, पूछते रहिए, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते रहिए, प्लस आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि चैनल है वो उन तक पहुँचे जिनको कि रियल में ज़रूरत है। क्लियर है? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।